डरने का नाटक करते हुए कहा, अरे मैं तो डर गया। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर प्रतीक का पारा चढ़ गया। वो भास्कर को पीटने के लिए आगे बढ़ने वाला था, तभी भास्कर ने कहा, तुम भी कमाल के इंसान हो प्रतीक। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया और तुम्हें अपनी माँ की पड़ी है। थोड़ा हाय हेलो बोलो, हाल चाल पूछो। तुम्हारी माँ कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है। प्रतीक ने गुस्से से कहा, कौन चाचा? मेरा कोई चाचा वाचा नहीं है। देखो, तुम शराफत से बता दो कि मेरी माँ कहाँ है। बातों में जितना समय बर्बाद करोगे उतनी ही मार खाओगे। भास्कर ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, मैं हूँ भास्कर ओबरॉय, तुम्हारे पापा का छोटा भाई। पहचाना नहीं क्या? फिर भास्कर ने जल्दी से अपने सिर पर चपत लगाई और कहा, अरे पहचानोगे कैसे? तुमने तो मुझे कभी देखा ही नहीं। भास्कर का नाम सुनकर प्रतीक का गुस्सा पल भर में छूमंतर हो गया। ये तो वही इंसान था जिसके बारे में नारायण जी बात कर रहे थे। प्रतीक ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि अचानक मेरे चाचा को मेरी याद कैसे आई? इतने साल बाद वापस लौटने का मन कैसे बनाया आपने? भास्कर ने बड़े आराम से कहा, बस यूं ही। मुझे लगा कि कुछ चीजें पीछे छूट रही है, इसलिए जो मेरा है उसे वापस लेने आया हूँ। सरला को किडनैपिंग तो बस एक बहाना था। असल में तो मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए ये ड्रामा किया। बस मैं तुमसे मिलकर यही बताना चाहता था कि अब मैं लौट आया हूँ, इसलिए जो चीजें मेरी होनी चाहिए उन्हें मेरे लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं कुछ छीनने पर आ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। प्रतीक ने एक आईब्रो उठाकर पूछा, अच्छा, कौन सी चीज है आपकी? भास्कर ने जवाब दिया, नारायण ओबरॉय की पूरी प्रॉपर्टी, वो बंगला भी और वो कंपनी भी, सब कुछ मेरा है। इसलिए शराफत से सारी चीजें छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे। प्रतीक ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, पछताओगे तो तुम, क्योंकि मुझे यहाँ बुलाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ा। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी पूरे कमरे में धुआं फैल गया। प्रतीक और केडी बुरी तरह खांसने लगे। केडी ने कहा, मेरी आंखों में जलन हो रही है ब्लैक कोबरा। प्रतीक ने कहा, कुछ देर आंखें बंद रखो और अपनी सांस रोको, इस धुएं में जहर भी हो सकता है। केडी ने तुरंत अपनी नाक बंद कर ली। कुछ मिनट के अंदर अंदर धुआं छट गया। प्रतीक ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सब साफ था, मगर धुएं के साथ साथ भास्कर और उसके आदमी भी गायब हो गए थे। प्रतीक ने पांव पटकते हुए कहा, वो भाग गए हैं, पकड़ो उन्हें। ये कहकर वो बाहर की ओर भागा। केडी भी उसके पीछे पीछे भाग कर गया, मगर जब वो बाहर आए तो उन्हें कनक जमीन पर गिरी हुई मिली। प्रतीक ने पूछा, क्या हुआ था यहाँ? कनक ने को इशारा करते हुए कहा, वो लोग एक ट्रक में बैठकर इस ओर भाग गए हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने मुझ पर भी हमला कर दिया। सॉरी ब्लैक कोबरा। प्रतीक ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, पहले से सब तैयार करके आए थे, हमने उन्हें कम आंक लिया। केडी ने पूछा, तो अब क्या करना है ब्लैक कोबरा? प्रतीक ने जवाब दिया, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, फिलहाल हमें एक प्लान तैयार करना है। वो भास्कर काफी पहले से इस मौके की फिराक में था, इसलिए हमें सावधान रहना होगा और फूंक फूंक कर आगे बढ़ना होगा। जल्दी ही वो मेरी कैद में होगा। कहीं न कहीं अब जाकर प्रतीक नारायण जी के डर को समझ रहा था, मगर उसने खुद से वादा कर लिया था कि वो अपनी माँ और दादाजी को प्रोटेक्ट करके रखेगा और भास्कर को उसके किए की सजा भी देगा। प्रतीक ने ज्यादा देर सोचने पर अपना समय बर्बाद नहीं किया और केडी से कहा, तुम कनिका को लेकर आगे बढ़ो, मैं देखता हूँ कि माँ को कहाँ रखा गया है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। कनिका और केडी ने एक साथ कहा, हम भी साथ आएंगे ब्लैक कोबरा। प्रतीक ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया और कहा, नहीं, कनिका को चोट आई है, इसलिए तुम दोनों जाओ, मैं माँ को साथ लेकर आ जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा। ये कहकर प्रतीक दोबारा फैक्ट्री के अंदर चला गया। वहाँ एक कमरे में सरला जी को बांध कर रखा गया था। प्रतीक भागते हुए उनके करीब गया और उनका चेहरा थपथपा कर कहा, माँ, माँ प्लीज उठ जा, मैं आ गया हूँ माँ। उसने नोटिस किया कि सरला के चेहरे पर कुछ निशान थे। प्रतीक ने उसे करीब से देखा तो वो कुछ उंगलियों के निशान थे। प्रतीक ने दांत पीसते हुए कहा, भास्कर ओबरॉय, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी माँ को दिए हर एक निशान की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मीनाक्षी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी कामिनी ने उसे देख लिया। उसने पूछा, आज इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हैं मैडम? किसी ने अगर आपको देख लिया तो? मीनाक्षी ने अपने सिर पर दुपट्टा रखते हुए कहा, किसी से मिलने जा रही हूँ, वो मेरे कुछ काम आ सकता है, और जब मैं अपना चेहरा ढककर जा रही हूँ तो मुझे कौन देखेगा?
मगर आप किससे मिलने जा रही हैं? उससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तू अपना काम कर और मुझे मेरा काम करने दे। कामिनी ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया, मगर वो मीनाक्षी को देख भी रही। मीनाक्षी ने अच्छे से अपना मुंह ढका और फिर चली गई। कामिनी ने उसे जाते हुए देखा और सोचा, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये कहाँ जा रही हैं और किससे मिल रही हैं। मीनाक्षी ने घर से निकलते ही एक ऑटो लिया और एक बड़े से होटल के आगे आकर रुक गई। उसने अपने फोन में नजर डालते हुए कहा, उसने मुझे यहीं आने को कहा था ना? हाँ, जगह तो यही है, मगर अब क्या करना होगा मुझे? उसने तुरंत किसी को कॉल किया। मैं होटल के बाहर खड़ी हूँ। दूसरी ओर से आवाज आई, होटल के अंदर आओ और जल्दी से रूम नंबर 206 में पहुंचो। और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मीनाक्षी ने गहरी सांस ली और होटल के अंदर पहुंच गई। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि रूम नंबर 206 कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने कुछ देर मीनाक्षी को देखा और पूछा, क्या आपका नाम मीनाक्षी है? मीनाक्षी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे रूम नंबर 206 का रास्ता बता दिया। मीनाक्षी जल्दी से उस ओर चली गई। कुछ देर बाद वो रूम नंबर 206 के बाहर खड़ी थी और डोरबेल बजाने के बाद दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। कुछ मिनट बाद भास्कर ने दरवाजा खोला। उसने कहा, आइए मीनाक्षी जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मीनाक्षी अंदर आई और दरवाजा बंद हो जाने के बाद उसने अपना नकाब उतार दिया। उसने कुछ देर गौर से भास्कर को देखा और फिर पूछा, आपका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? भास्कर ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, हम कभी नहीं मिले, मगर हो सकता है कि ये चेहरा तुम्हें किसी की याद दिला रहा हो। मीनाक्षी कंफ्यूज होकर भास्कर को देखने लगी। उसका चेहरा विशाल से मिलता जुलता था। मीनाक्षी ने पूछा, कौन है आप और मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? भास्कर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं हूँ भास्कर ओबरॉय, नारायण ओबरॉय का छोटा बेटा। मीनाक्षी के चेहरे पर हैरानी के भाव देखे जा सकते थे। उसे विशाल ने भास्कर के बारे में बताया तो था, मगर कभी उसकी कोई तस्वीर नहीं दिखाई थी। मीनाक्षी ने कभी सोचा नहीं था कि भास्कर से इस तरह उसकी मुलाकात होगी। ऊपर से भास्कर ने जेल से भागने में उसकी मदद की थी। अगर ना इससे देखो मीनाक्षी तो समझ गई थी कि भास्कर सबको को झूठी उसकी झूठी मदद की खिलाते रहे। जरूरत है। मीनाक्षी के हाँ एक्सप्रेशंस उनको तुम देखकर कर भास्कर ने देखा ही पूछा, नहीं हुआ कितने में दिमाग में घंटी बजी, याद चम्मच आया मैं देखिए कौन खा हूँ? के और मीनाक्षी ने चम्मच हाँ उसी में में सिर घुसाने हिलाया की और कोशिश कहा, हाँ मुझे सब याद आ गया, मगर तुम इतने समय तक चाची कहाँ जी थे और अब अचानक? भास्कर ने भाभी जवाब भी दिया, चिढ़ती है इस बात से। जो मेरा था उसे लेने आया हूँ। कई साल पहले मुझसे मेरे कई हक छीन लिए गए, रिजॉर्ट लेकिन में भी अब गया मैं तो अपना ऐसे ही हक वापस लेने आया हूँ और मुझे लगता है कि तुम मेरी मतलब मदद कर मैंने तुम सकती बोल हो, दिया कि खाना क्योंकि लेके हमने आ जा, अपने मैं वक्त खाना सिर्फ प्लेट यही सजा किया। के बस इसलिए लेके मैंने आ जेल रहा से हूँ बाहर पकने। निकलने में तुम्हारी मदद तब की। आधे रास्ते में मेरे मीनाक्षी ने इंतजार कहा, खाने के लिए ठीक है, मैंने मैं फिर तुम्हारा जब साथ दूंगी, वगैरह मगर उस प्रॉपर्टी और बिजनेस में बन मेरी गया बेटियों का हिस्सा भी, जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। भास्कर ने मुस्कुरा कर कहा, जानता हूँ, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम बस वही करो जो मैं करने को कहूँगा। मीनाक्षी ने पूछा, क्या करना होगा? भास्कर ने कहा, अभी कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं, वहीं से शुरू होगा मेरा प्लान। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ओबरॉय ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो जाए और फिर मेरे हाथ में आ जाए। मीनाक्षी ने पूछा, मगर हमें बिजनेस क्यों बर्बाद करना है? हम सीधे सीधे प्रतीक का खेल भी तो खत्म कर सकते हैं ना? भास्कर ने जवाब दिया, ये सवाल अगर तुम खुद से पूछो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी तक तुम तो यही करती आई हो ना? क्या हुआ, लास्ट में तुम्ही को तो नुकसान हुआ, उसके बावजूद तुम ऐसी बातें कर रही हो? ये सुनकर मीनाक्षी ने गुस्से में पांव पटक लिए, क्योंकि ये बात सच थी कि हर बार वो मुंह के बल गिरती थी। प्रतीक का तो कुछ नहीं बिगड़ता था, मगर मीनाक्षी का बहुत नुकसान हो जाता था। अभी भी तो वो प्रतीक के ही कारण जेल में थी। मीनाक्षी ने दांत पीसते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे उस बुढ़े बाप को ठिकाने लगाना चाहती हूँ। वो बुढ़ा इस सारे फसाद की जड़ है। अगर वो ना होता तो ये प्रॉपर्टी प्रतीक के नाम पर ना होती। इस पर भास्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करूंगा। मेरे प्यारे पापा ने मुझे धक्के मारकर घर और जायदाद से बेदखल किया था। अब मैं उन्हें इस दुनिया से बेदखल करूंगा। बस हमें थोड़ा इंतजार करना है। इसी समय डोरबेल बजी। भास्कर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, शायद वो लोग आने वाले हैं। ये कहते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसे बाहर दो आदमी नजर आए। वो दोनों देखने में विदेशी लगते थे। भास्कर ने मुस्कुरा कर कहा, हेलो मिस्टर माइकल, मिस्टर जैक्सन, प्लीज अंदर आइए। उन्हें देखकर मीनाक्षी अपनी जगह पर उठकर खड़ी हुई। ये चेहरे कुछ जाने पहचाने से थे। भास्कर ने कहा, मीनाक्षी, ये है मिस्टर माइकल और ये है मिस्टर जैक्सन एंड गाइस, ये है मीनाक्षी जी,
ये भी मेरी ही साथी हैं। मीनाक्षी, माइकल और जैक्सन ने एक दूसरे को हाय हेलो कहा और फिर तीनों अपनी अपनी जगह बैठ गए ताकि आगे का प्लान डिस्कस कर सके। भास्कर ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, मिस्टर माइकल और मिस्टर जैक्सन प्रीशियस ज्वेलरी कंपनी में काम करते हैं। मेरा मतलब इंडिया में कंपनी की मेन ब्रांच यही दोनों संभालते हैं और असल में ये एक विदेशी कंपनी है। प्रीशियस ज्वेलरी कंपनी की खास बात यह है कि जिस भी शहर में इसकी ब्रांच सिचुएट की जाती है, वहाँ जो कंपनी पहले से बेस्ट परफॉर्म कर रही है उसका बर्बाद होना पक्का है। प्रीशियस ज्वेलरी कंपनी का सपना है दुनिया भर में नंबर 1 बनना, इसलिए ये छोटी कंपनियों को अपनी ओर करके हर बेस्ट कंपनी को टारगेट करते हैं और जब वो बर्बाद हो जाती है तो ये आगे बढ़ जाते हैं। मीनाक्षी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ ये बात मैंने पहले सुनी तो थी, मगर हमें इससे क्या मतलब? क्या ये चीज हमें कोई फायदा दिलाने जा रही है? भास्कर ने मुस्कुरा कर कहा, प्रीशियस ज्वेलरी कंपनी की नई ब्रांच देहरादून में खुलने वाली है। अब बताओ कि देहरादून में बेस्ट ज्वेलरी कंपनी कौन सी है? मीनाक्षी ने तुरंत कहा, ओबरॉय ग्रुप। फिर अचानक हो गई जब वो भास्कर की बातों का मतलब समझी। उसने कहा, तुम्हारा मतलब इस बार टारगेट ओबरॉय ग्रुप है? भास्कर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, इस बार टारगेट ओबरॉय ग्रुप है। तुम्हें उस कंपनी के बारे में काफी कुछ पता होगा, इसलिए तुम भी हमारी मदद करोगी और बाकी दुश्मनों को तो हम इकट्ठा कर ही लेंगे। मीनाक्षी ने खुशी से उछलते हुए कहा, ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं प्रतीक को जल्द से जल्द बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। भास्कर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर आगे का प्लान एग्जीक्यूट करने में लग गए। मीनाक्षी ने कहा, सुना है पार्थी और प्रतीक के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। हम चाहे तो इस मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं। भास्कर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक कहा। मैंने भी सुना था कि उनकी शादी होने वाली थी, मगर किसी कारण से सब बिखर गया। हम चाहे तो पार्थी को अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं। मीनाक्षी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो प्रतीक के खिलाफ जाकर हमारा साथ देगी? भास्कर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बिल्कुल साथ देगी। बस उसे पता नहीं रहेगा कि वो प्रतीक के दुश्मनों से हाथ मिला रही है। और अगर पार्थी ना मानी तो उसका वो बूढ़ा और लालची बाप किस दिन काम आएगा, उससे काम निकलवा लेंगे। मिस्टर बत्रा के जिक्र पर मीनाक्षी की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, पहले पार्थी को अप्रोच करो और अगर वो बात से ना माने तो फिर मुझे बताना, क्योंकि मिस्टर बत्रा को हैंडल कैसे करना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो फिर तय रहा, हम पार्थी को अपने प्लान में शामिल करेंगे। वो हाथ में आ गई तो प्रतीक खुद ब खुद हाथ में आ ही जाएगा। बस फिर क्या था। इसके बाद मीनाक्षी और भास्कर माइकल और जैक्सन के साथ पार्थी को अपने खेल में शामिल करने की तैयारी में लग गए। प्रतीक की सुबह की शुरुआत आज कुछ अजीब तरह से हुई थी। उसके फोन पर फोन आ रहे थे और सब यही सवाल पूछ रहे थे, ज्वेलरी एक्सपो कब है? प्रतीक हर फोन पर जवाब के बदले दूसरा सवाल पूछ रहा था, कौन सा ज्वेलरी एक्सपो? प्रतीक को समझ में नहीं आ रहा था कि शहर के जितने भी छोटे ज्वेलरी बिजनेसमैन हैं, वो सब उसे फोन करके यही सवाल क्यों कर रहे हैं। पता नहीं क्या माजरा है, जिसे देखो एक ही सवाल पूछ रहा है। खैर, अभी तो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ये सोचते हुए प्रतीक ने अपना फोन साइलेंट पर डाला और तैयार होने लगा। ब्रेकफास्ट करके वो कार में बैठा, तब फोन चेक किया तो चौंक ही गया। उसके फोन पर 32 मिस्ड कॉल्स थे। अब किस किस को कॉल बैक करूं? जिसे जरूरी काम होगा खुद ही कॉल बैक कर लेगा। ये सोचकर प्रतीक ने फोन साइड में रख दिया और कार की विंडो से बाहर देखने लगा। ड्राइवर रोज की तरह ही नॉर्मल स्पीड में कार चला रहा था और प्रतीक शहर के हर कोने को गौर से देख रहा था। सामने फ्लाईओवर पर लगे एक बड़े होर्डिंग को देखकर उसका माथा ठनका। इस होर्डिंग को देखकर ही वो समझ गया कि इसी की वजह से सुबह से उसका फोन इतना खनखना रहा है। वो इस होर्डिंग पर लिखी लाइंस पढ़ने लगा, बिगेस्ट एवर ज्वेलरी एक्सपो, वर्ल्ड क्लास यूनिक प्रेशियस स्टोन पहली बार आपके शहर में। बड़े बड़े अक्षरों में होर्डिंग पर ज्वेलरी एक्सपो के बारे में लिखा था। ये एक्सपो कब है और कहाँ है, इस बारे में होर्डिंग पर कुछ नहीं लिखा था। ना ही ये लिखा था कि इसे ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा था। अब समझा, ये होर्डिंग देखकर सबको लग रहा है कि ओबरॉय ज्वेलरी कंपनी ये एक्सपो करवा रही है, इसलिए सब मुझे फोन कर रहे हैं। असल में ओबरॉय ज्वेलरी कंपनी शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी थी। ज्वेलरी बिजनेस से जुड़े सभी लोग यही मान रहे थे कि इतना बड़ा ज्वेलरी एक्सपो ओबरॉय कंपनी ही करवा सकती थी,
इसलिए सब प्रतीक को फोन कर रहे थे। ऑफिस पहुंचते ही प्रतीक बहुत तेजी से अपने केबिन में गया और सेक्रेटरी को फोन किया। जल्दी पता करके बताओ ये ज्वेलरी एक्सपो का एड शहर भर में किसने लगवाया है। सेक्रेटरी ने यस सर में जवाब दिया और फोन रख दिया। प्रतीक हैरान परेशान सा अपने केबिन में घूम रहा था। एक बार फिर उसका फोन बजा। इस बार काशी उसे कॉल कर रही थी। प्रतीक ने अपनी वॉइस को नॉर्मल रखते हुए फोन पर कहा, हेलो, हाय काशी। लेकिन काशी की आवाज में बेचैनी थी। उसने बहुत इम्पेशेंट होते हुए पूछा, क्या तुमने शहर में लगे हुए होर्डिंग्स देखे? क्या तुम्हें पता है वो कौन करवा रहा है? प्रतीक ने फिर आराम से ही जवाब दिया, नहीं, पर मैं पता करवा रहा हूँ। काशी ने तुरंत जवाब दिया, क्या प्रतीक तुम इतना भी नहीं समझते ये कौन करवा रहा है? तुम्हारे अलावा इस शहर में और कौन है ज्वेलरी बिजनेस में? पार्थी, तुम्हारी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर, वही ये सब करवा रही है। ये कहते हुए काशी फोन पर ही मुस्कुरा दी थी। उसे लगा था कि पार्थी के खिलाफ प्रतीक को भड़काने का उसे एक और मौका मिल गया था। प्रतीक ने उससे कहा, ठीक है काशी, मैं देखता हूँ क्या करना है। प्रतीक ने फोन रख दिया और सोच में पड़ गया, क्या वाकई पार्थी ऐसा कर रही है? प्रतीक ने अपना फोन उठाया और तुरंत एक फोन लगाया। फोन रिसीव होते ही उसने कहा, आधे घंटे में होटल सिटी पैलेस पहुंचो, जरूरी बात करनी है। प्रतीक ने फोन रखा और केबिन से बाहर निकल गया। सामने बैठी सेक्रेटरी से उसने कहा, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, एक्सपो के बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत फोन करना। इसके बाद प्रतीक खुद ही अपनी कार ड्राइव करते हुए होटल सिटी पैलेस की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में वो होटल पहुंच गया। असल में इस होटल में क्लोज केबिन्स में बैठने की व्यवस्था थी, जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। इसलिए सीक्रेट मीटिंग्स के लिए प्रतीक शहर के इस छोटे होटल को ही प्रेफर करता था। कुछ ही देर में वो शख्स भी आ गया था जिसे प्रतीक ने बुलाया था। बैठो रॉबिन। रॉबिन ने प्रतीक को स्माइल दी और बैठ गया। आज कुछ होर्डिंग देखे तो मैं समझ गया था कि आपको मेरी याद जरूर आएगी। प्रतीक को रॉबिन से जैसी उम्मीद थी वही रिएक्शन उसे मिला भी। तो बताओ फिर क्या इन्फॉर्मेशन है? प्रतीक ने पूछा तो रॉबिन ने कुछ फोटोज प्रतीक को दिखाई। शहर से थोड़ी दूरी पर नई बिल्डिंग बन रही है, प्रेशियस ज्वेलरी ग्रुप की। ये उसी की फोटोज हैं। कोई माइकल है इसका ऑनर, और सुना है कि शहर का कोई पुराना बिजनेसमैन उसके साथ हाथ मिला चुका है। इस बात को सुनकर प्रतीक का माथा ठनका। क्या वो पार्थी है? उसके सवाल पर रॉबिन मुस्कुराया और कहा, ये डाउट मुझे भी हुआ था, लेकिन पार्थी मैडम नहीं है, कोई और है। प्रतीक और रॉबिन की मुलाकात में इतनी ही बातचीत हुई। इसके बाद प्रतीक वापस अपने ऑफिस आ गया और तेजी से दिमाग चलाने लगा। मीनाक्षी अभी अभी जेल से भागी, क्या वो माइकल से मिल सकती है? या फिर भास्कर? भास्कर भी तो इस शहर का ही एक पुराना बिजनेसमैन था। क्या ये दोनों मिलकर कुछ नई साजिश रच रहे हैं? ऐसे बहुत से सवाल प्रतीक के दिमाग में चल रहे थे, जो कुछ गलत भी नहीं थे, क्योंकि मीनाक्षी वाकई भास्कर से कांटेक्ट कर चुकी थी। भास्कर इस एक्सपो की प्लानिंग एक होटल के रूम में छिपकर कर रहा था। तभी उसे एक फोन आया। भाभी बोल रही हूँ तुम्हारी, कहाँ मिलोगे? भास्कर ने उसे उसी होटल में आने के लिए कहा। आधे घंटे में मीनाक्षी वहाँ पहुँच गई। सीसीटीवी से बचने के लिए उसने ऐसे कपड़े पहने थे जिससे उसका चेहरा और डी डॉल साफ समझ नहीं आ रहे थे। वो उस रूम में चली गई जहाँ आने के लिए भास्कर ने कहा था। भास्कर, ओबरॉय के बिजनेस को बर्बाद करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जितना तुम जानते हो मैं उससे ज्यादा जानती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मीनाक्षी ने बिना किसी भूमिका के रूम में एंटर होते ही सारी बातें बोल दी। भास्कर ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, सही बोल रही हो तुम मुझसे ज्यादा ओबरॉय के बिजनेस को जानती हो, लेकिन तुम खुलकर सामने नहीं आ सकती, वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। मीनाक्षी ने इस बात पर तोड़ पहले ही सोच रखा था। मैंने, मेरी बेटी तनु, उसे कंपनी में अच्छी पोजीशन देनी होगी। मीनाक्षी के ऑफर से भास्कर को फायदा ही था, वो ये बात मान गया। उसने उसे कंपनी में चीफ ज्वेलरी डिजाइनर की पोस्ट देने का प्रॉमिस किया। अच्छा है, सामने तनु का नाम रहेगा, मुझे सामने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतीक ने कुछ नुकसान पहुंचाया भी तो पहले तनु और मीनाक्षी उसके निशाने पर होंगे। भास्कर को लगा कि उसे एक सेफ जोन मिल गया था। शाम हो चुकी थी। प्रतीक अपने ऑफिस से निकलकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। वो ये देखकर चौंक गया था कि सुबह वाले पोस्टर अब बदल गए थे। अब उन पर एक्सपो की सारी डिटेल मौजूद थी। एक्सपो अगले ही दिन होना था। पोस्टर में एक खास बात और लिखी थी, शहर के छोटे बड़े ज्वेलरी बिजनेसमैन को मुनाफा कमाने का तगड़ा मौका। प्रतीक ये पढ़कर थोड़ा परेशान हो गया था। लगता है ये एक्सपो कोई बड़ी मुसीबत बनने वाला है। प्रतीक घर पहुंच गया था। वहाँ काशी पहले से ही उसका वेट कर रही थी। काशी को देखकर वो चौंक गया। तुम यहाँ इस वक्त? काशी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा।
क्यों? क्या मैं शाम को तुम्हारे घर नहीं आ सकती? प्रतीक ने स्माइल करते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। बताओ क्या बात है? ब्लैक कॉफी भी है प्रतीक लिविंग रूम में रखे सोफे पर बैठ गया। काशी एकदम उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गई और कहा, ज्वेलरी एक्सपो से जुड़ी एक बड़ी न्यूज लाई है तुम्हारे लिए। आज मैं पढ़ रहे थे यार प्रतीक को लगा ब्लैक काशी कॉफी फिर वाले। पार्थी से जुड़ी कोई बात कहेगी, इसलिए उसने पहले ही कहा, कोई जरूरत नहीं है काशी, मैं पता कर चुका हूँ, एक्सपो पार्थी की कंपनी नहीं ला रही है। इस पर काशी के जवाब ने उसे चौंका दिया। हाँ ठीक पता है, है पार्थी नहीं ला रही है, वो तेरा माइकल की लाल गया कंपनी है प्रेशियस ला रही है। मैं तो वो बताने जा रही हूँ जो तुम नहीं जानते। काशी ने आगे कहा, एक्सपो में बहुत सारे ऐसे ऑफर्स मिलने तेरा वाले हैं लाल गया जो है छोटे ज्वेलरी बिजनेस वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। तुम्हारी कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स उनमें इंटरेस्टेड हैं और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सब प्रेशियस से जुड़ गए तो ओबरॉय कंपनी को नए क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे। तेरी काशी की बात सुनकर प्रतीक की त्योरियां चढ़ गई। तुम्हें ये सब कैसे पता? काशी ने फिर एक मिस्टीरियस सी स्माइल देकर कहा, समझ गए तुम, चार तुम्हें करोड़ हर का बात में घर डिटेल डेढ़ रखती हूँ मैं। करोड़ की गड्डी होनी सुबह होर्डिंग्स चाहिए। देखकर ही लोगों को काम पर लगा दिया, इसलिए मुझे सारी डिटेल मिल गए। प्रतीक ने काशी से कहा, थैंक यू काशी, अब तुम जाओ, मुझे कल आने वाली इस मुसीबत की तैयारी करने दो। काशी ने गुड नाइट कहा और चली गई। प्रतीक तेरी अपने रूम में आया। वो थोड़ा रिलैक्स होना चाहता था। उसने चेंज किया और अपने बेड पर लेट गया। उसकी नींद लगे उससे पहले ही एक फोन आया। सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इट्स रिलेटेड टू ज्वेलरी एक्सपो। उस आवाज ने सीधे अपनी बात रखी। प्रतीक ने उसे तुरंत घर आने के लिए कहा। प्रतीक चाहता तो उस शख्स को सुबह भी बुला सकता था, लेकिन वो इतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे अभी ये भी नहीं पता था कि जो शख्स आ रहा है वो कितना जेन्युइन था। लेकिन रिस्क लेना प्रतीक की मजबूरी भी थी और उसे डर भी नहीं था। मुझसे मिलने कोई आने वाला है, जैसे ही आए उसे ऑफिस केबिन में बिठाना और मुझे इन्फॉर्म करना। प्रतीक ने अपने हाउस स्टाफ को ऑर्डर दिया। कुछ 1 घंटा बीता सबसे होगा कि जवान प्रतीक बुड्ढे के रूम वाले का फोन गैस बजा। है बुड्ढे। उसने फोन उठाया तो आवाज आई, सर आप काला जिनका वेट टिक्का कर रहे थे लगा वो आ क्या गए। कर प्रतीक तो इंतजार में ही बैठा था। वो तुरंत ऑफिस नया केबिन के नया लिए ना रवाना लाए हो देने गया। गई। केबिन में एक बहुत ही सिंपल लुकिंग लड़का प्रतीक का वेट कर रहा था। बाल एकदम चमके नहीं और चिपके हुए थे। आंखों पर बड़ा मोटा सा चश्मा लगा हुआ था। प्लेन व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहने हुए लड़के को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी क्रिएटिव काम से जुड़ा हो सकता था। प्रतीक को देखते सवेरे हुए उठ के लड़के ने ना कहा, शीशे टिक्का ला लेकर सर मैं बुड्ढे अंचल को हूँ। ला प्रतीक लेंगे। लंबी फॉर्मेलिटीज में नहीं उलझना चाहता था। वो डायरेक्ट पॉइंट पर आया। हाँ अंचल, बैठो और बताओ क्या बात करना चाहते हो तुम। अंचल अपने साथ पूरा नहीं एक बैग ब्रोशर लेकर आया सैनिटरी था। बना रखे हैं। सर ये वो ब्रोशर है जो ठीक है। कल एक्सपो में बांटा जाने वाला है। कई ज्वेलरी हाउसेस के ओनर्स के पास आज ये पहुंच चुका है। उसके बाद अंचल ने उस ब्रोशर को प्रतीक के सामने रखकर कुछ पॉइंट्स दिखाए जिसे उसने खुद हाईलाइट किए थे। सर एक्सपो में सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करने वालों को 10% ऑफ मिलेगा। कुछ केसेस में मेकिंग चार्जेस भी हटा दिए गए हैं। और ये देखिए, कुछ यूनिक स्टोन्स को भी डील के हिसाब से अलग अलग रेट पर बेचा जा रहा है। शर्त सिर्फ ये है कि ज्वेलरी हाउसेस को उनकी कंपनी के शेयर्स बिल्कुल खरीदने सही होंगे। कह रहे प्रतीक को समझ में आ गया था कि उसके शेयर होल्डर्स को तोड़ने के लिए प्रेशियस ग्रुप ने बड़ा प्लान तैयार किया था। यानी कल सुबह मार्केट होते ही वो बड़ी मुश्किल फेस करने वाला था। लेकिन प्रतीक को मैं अंचल से एकदम थोड़ा और नजर मालूम था। नजर में रहा। ये सब तो ठीक है, पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुमने अंचल भी के पास बनाना इस शुरू सवाल का किया। जवाब भी रेडी था। सर, आपका ज्वेलरी बिजनेस काफी बड़ा है। अगर मैं सही निकला तो मुझे सवाल उम्मीद है इसलिए कि नहीं आपकी कंपनी में अच्छा ऑफर मिलेगा। ऊपर बस चाहे इसलिए 100 साल प्लान क्या नौ है? बार अंचल ने प्रतीक को पूरा प्लान बता किया। गेस्ट रूम रेडी करवा दो। फिर उसने अंचल से कहा, आज तुम यहीं रुको, कल सुबह जल्दी स्टार्ट करेंगे। अंचल ने भी यस सर कहकर जवाब दिया। उससे बात करके प्रतीक अपने रूम में लौट गया। ना ठीक ये है। बात अलग थी कि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो कभी टहलता तो कभी विंडो के पास खड़े होकर कुछ सोचता रहता। मार्शल आर्ट और गैंग के लेवल पर मुझे बहुत चैलेंज मिले हैं, लेकिन बिजनेस के लेवल पर इस तरह चैलेंज करने वाला पहली बार कोई मार्केट में आया है। इस मुसीबत से निपटने के लिए प्रतीक सिर्फ अंचल के ही भरोसे नहीं था। उसके और भी बहुत से लोग काम पर लगे थे, लेकिन अंचल जितनी इन्फॉर्मेशन अब तक कोई नहीं दे सका था। प्रतीक गहरी सोच में डूबा हुआ था कि सुबह 7 बजे का अलार्म बज गया। आंखों ही आंखों में प्रतीक ने पूरी रात गुजार दी थी। मार्केट खुलने में कुछ ही देर का समय बचा था। प्रतीक ने अंचल को फोन किया, रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। प्रतीक खुद फ्रेश होकर रेडी हुआ और ऑफिस केबिन में पहुंच गया।
अंचल वहां पहले से मौजूद था। दोनों की नजरें मार्केट न्यूज पर टिकी हुई थी। प्रतीक को जिस बात का डर था वही हुआ भी। उसकी कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स प्रेशियस कंपनी में शिफ्ट हो ठीक है गए ना, थे। क्वारंटाइन ओबरॉय कर ज्वेलरी ला ग्रुप के यार। शेयर तेजी से लुढ़क गए थे। तभी ऑफिस केबिन में काशी ने एंट्री ली। डोंट वरी प्रतीक, मेरी कंपनी ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद लेगी। प्रतीक ने काशी को सीरियस लुक दिया और कहा, आज खरीद लोगी काशी, लेकिन ये तो रोज की बात है। इसका परमानेंट सोल्यूशन जरूरी है। काशी को लगा था कि वो इस तरह मदद करेगी प्रतीक को इम्प्रेस कर लेगी, लेकिन उसका दांव इस बार खास कमाल नहीं दिखा सका था। वो वहीं चुपचाप बैठ गई। प्रतीक और अंचल दोनों अपनी बातों में बिजी थे। बातें खत्म हुई तो प्रतीक उठा और कहा, चलो ऑफिस चलते हैं। काशी ने भी उछल कर कहा, मैं भी साथ चलूंगी। प्रतीक को इस बार काशी का मूड खराब होने का कोई डर नहीं था। उसने स्ट्रेट अवे कहा, नहीं तुम नहीं, सिर्फ अंचल मेरे साथ जाएगा। काशी के चेहरे पर उदासी और गुस्सा दोनों दिखाई दिए। प्रतीक ने आगे कहा, तुम एक्सपो जाना काशी, वहाँ की एक रिपोर्ट मुझे देते रहना। काशी ने तुनक कर कहा, मुझे क्यों, इस लड़के को वहाँ भेजो। प्रतीक ने थोड़ी सी तारीफ करते हुए कहा, ये एक्सपो के बारे में उतना नहीं समझ सकेगा। तुम स्मार्ट हो, यूनिक स्टोन्स के बारे में जानती हो, तुम ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाओगी। इस बात से काशी खुश हो गई। प्रतीक और अंचल ऑफिस के लिए निकल गए और काशी ज्वेलरी एक्सपो के लिए। कार से ऑफिस जाते हुए प्रतीक ने नोटिस किया कि अंचल बार बार किसी को मैसेज भेज रहा था और उसे जवाब भी मिल रहा था। प्रतीक की कोशिश थी कि वो उस नंबर को देख सके। ऑफिस पहुंचने के बाद दोनों केबिन में बैठे। अंचल ने कहा, सर मैं जल्दी से ब्रोशर तैयार करवा देता हूँ। प्रतीक ने उसे परमिशन दे दी। अब प्रतीक के जेहन में एक ही बात थी, आज का दिन तो घाटे में निकालना ही होगा। अंचल थोड़ी देर में ही ब्रोशर का डिजाइन लेकर उसके पास लौट आया। उसने प्रतीक को डिजाइन दिखाया। डिजाइन देखते ही प्रतीक खुश हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना ऑर्डिनरी लुकिंग बॉय ऐसा जबरदस्त काम कर सकता था। तभी उसके फोन पर फिर से मैसेज आया। प्रतीक नोटिफिकेशन देख सके उससे पहले ही अंचल ने फोन उठा लिया। प्रतीक ने उससे कहा, ये ब्रोशर रिलीज कर दो और इसका एक मैसेज बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाओ। प्रतीक ने काशी को फोन किया, काशी तुम्हें एक्सपो में जितने भी यूनिक ज्वेलरी और स्टोन्स दिख रहे हैं सब खरीद लो, लेकिन 5 अलग अलग नाम से। प्रतीक ने उसे नामों की लिस्ट और बाकी डिटेल सेंड की। काशी ने कोई सवाल नहीं किया, ओके कहा और काम में जुट गई। भास्कर और माइकल को ये जरा सा भी शक नहीं हुआ था कि उनकी एक्सपो में हुई धड़ाधड़ बिक्री प्रतीक के इशारे पर हुई थी। अलग अलग नामों से खरीदारी होने की वजह से वो इस तरफ से निश्चिंत थे। एक्सपो की रिपोर्ट देखकर भास्कर ने माइकल से कहा, दोपहर के 4 बजे तक मैक्सिमम डिजाइन्स और स्टोन्स बिक चुके हैं और शेयर्स भी। ओबरॉय पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ तो भी जबरदस्त घाटे में जरूर होगा। दोनों अपनी जीत का जश्न मना रहे थे कि उन्हें व्हाट्सएप पर एक मैसेज दिखा। ये वही मैसेज था जो अंचल से कहकर प्रतीक ने तैयार करवाया था। मैसेज में लिखा था, बेशकीमती रत्न और ज्वेलरी की नीलामी, ऑर्गेनाइजर ओबरॉय ग्रुप। शर्त में लिखा था, नीलामी में वही लोग हिस्सा ले सकेंगे जो ओबरॉय ज्वेलरी ग्रुप के शेयर होल्डर्स हैं। ये पढ़कर माइकल और भास्कर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों बहुत तेजी से एक्सपो में गए और सारी डिटेल पता की। वो चाह कर भी ये नहीं जान पाए कि उनके एक्सपो से खरीदारी करने वाला कोई एक ही बंदा था। असल में प्रतीक और अंचल ने रात भर बैठकर अलग अलग